दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है इसका भाग 2। दोस्तों, ये वीडियो सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, TGT PGT नागरिक शास्त्र के साथ हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट JRF राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोकहितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो देखिए, लोकहितवाद यानी जनहित याचिका मुकदमे की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। भारत में लोकहितवाद की शुरुआत करने का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती को जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन रही? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। देखिए, संविधान निर्माण के पश्चात श्री V रामास्वामी ऐसे पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे जिनके विरुद्ध पद से हटाने की प्रक्रिया वर्ष 1992-93 में लाई गई थी। और ध्यातव्य हो कि वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा के विरुद्ध विपक्षी दलों द्वारा पद से हटाने की प्रक्रिया लाई गई थी, लेकिन देखिए वेंकैया नायडू द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। अगला है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया, जिनका पूरा नाम हीरा लाल J कानिया थे। और ये स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि NV रमन्ना, जस्टिस NV रमन्ना किस क्रम के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं? अगला दोस्तों, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट राज्य की सर्वोच्च न्यायिक अदालत होती है और संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना भी कर सकती है। वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं और 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना हाई कोर्ट देश का 25वां उच्च न्यायालय बना है। सबसे पहले देश में हाई कोर्ट्स की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में सबसे पहले न्यायालयों की यानी उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का अपना अलग उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 216 में दिए गए हैं। दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति या न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो ये 62 ईयर्स यानी 62 साल है। और एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको? राष्ट्रपति को संबोधित करता है, न कि राज्यपाल को। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने चालित न्यायालय यानी मोबाइल जो जुडिशियरी है, जिसको मोबाइल कोर्ट्स कहा जाता है, मोबाइल कोर्ट की परिकल्पना की थी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। आइए देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और देखिए, राज्य की नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार जो है इसमें पाया जाता है। नीति निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, ये वाद योग्य नहीं हैं, यानी इनको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। भारत में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है और इसमें ये कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और ऐसे नियम और रीति बनाएगा जिनसे इनका सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाए। अगला है दोस्तों, अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध किया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 40
ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध करता है और महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश जो है इसकी अवधि 26 सप्ताह है। एक समान सिविल संहिता यानी एक समान सिविल कोड जो है वो अनुच्छेद 44 से संबंधित है और राज्य 6 वर्ष से कम आयु के शिशुओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करे, ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 में दिया गया है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के गठन से संबंधित है और अनुच्छेद 48 का संबंध पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन से है। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व कौन सा है, तो ये अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की गई है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम संसद ने वर्ष 1990 में पारित किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था और वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नीति निर्देशक तत्वों के बाद आइए मूल कर्तव्यों पर आते हैं। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 ए या 51 क के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 11 हो गई है, जबकि पहले कुल 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। आइए अब देखते हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए संघ सरकार का संवैधानिक प्रमुख दोस्तों राष्ट्रपति होता है और भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि शपथ ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की होती है और भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 57 के तहत कोई व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले अनुच्छेद 61 के द्वारा हटाया या इसको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और दोस्तों भारत में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। महाभियोग प्रक्रिया की जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं संसद में उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव किसी भी दशा में हो जाने चाहिए। भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी व्यवस्था की गई है। भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है यानी पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, इसकी रूपरेखा ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है और भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं जैसे दिल्ली और पुडुचेरी सहित यहाँ के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो बनता है राष्ट्रपति के निर्वाचन करने के लिए, उसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
शामिल होते हैं और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन और उनके दायित्वों का निर्वहन वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति करता है। अगला है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता था, लेकिन अब जो है ये व्यवस्था आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। और यहाँ भी आपके लिए एक प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। वो संविधान संशोधन अधिनियम आपको बताना है और हमने पहले के वीडियो में या जो संविधान संशोधन से संबंधित हमारे वीडियो हैं उसमें हमने चर्चा भी की है। अगला है दोस्तों, अब तक 2 राष्ट्रपतियों डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है और भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे जो लोकसभा अध्यक्ष और एक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। प्रधानमंत्री और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, राज्यों के राज्यपाल आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार भी राष्ट्रपति के पास हैं। दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और वो भारत के वैज्ञानिक जो है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं। भारत सरकार विदेशों से कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से करती है। और देखिए, सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन पेप्सू यानी पंजाब राज्य में लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन की राज्य में अधिकतम अवधि कितने वर्ष हो सकती है? तो अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। भारत का राष्ट्रपति को आत्यंतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो यानी पाकट वीटो की संयोजन की शक्ति प्राप्त है और राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद का कोई भी सदन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है और राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है। राष्ट्रपति ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है यानी बुलाता है और ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 108 में दी गई है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं और राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है और विदेशों में स्थित भारत के राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। राष्ट्रपति के बाद आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका उपबंध संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। भारत का कोई भी नागरिक कई बार उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है। इसके लिए संविधान में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को जब तक अगला निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक संभालता है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर जो है उसके चुनाव करा लिए जाने चाहिए।
जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है तो वो राष्ट्रपति के समान ही वेतन और सुविधाओं का हकदार होता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं दिल्ली और पुडुचेरी को मिलाकर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदन शामिल होते हैं, दोनों सदस्य। और दोस्तों, यहाँ पर यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित लेख द्वारा अपने कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी पद त्याग कर सकता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है और सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन आसीन रहे हैं। दोस्तों, वीवी गिरी सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। इनका नाम था वाराह वेंकट गिरी। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति के पश्चात देश का सर्वोच्च अधिकारी उपराष्ट्रपति होता है। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव निर्विरोध हुआ था और अब तक 3 उपराष्ट्रपतियों का चुनाव निर्विरोध हुआ है। वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं और उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष करता है। देखिए, अनुच्छेद 67 यानी अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है और 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाली विभूतियों में डॉक्टर एस राधाकृष्णन और श्री हामिद अंसारी रहे हैं। अब आइए देखते हैं संघीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए, संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, फिर भी यथार्थ में यानी वास्तविक कार्यपालिका की समस्त शक्ति मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रहती है। संविधान के अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है और अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लोकसभा में दोस्तों बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और इससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75(1) में वर्णित है। संविधान का अनुच्छेद 75(1) इसके अनुसार प्रधानमंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और ये सरकार का एक छोटा सा ग्रुप होता है। देखिए, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और प्रधानमंत्री किसी गैर सांसद को मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं। राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है और मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य या किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी अधिकतम 6 माह तक कोई व्यक्ति मंत्री पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त भी कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है इसको आपको बताना है। दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन यानी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी और यदि किसी मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।
देखिए, प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद तुरंत विघटित हो जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए कि प्रधानमंत्री की मृत्यु पर जो है वो मंत्रिपरिषद तुरंत ही विघटित हो जाती है और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कार्यपालिका और विधायिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है और यदि किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा, जिसके संबंध में राष्ट्रपति यह समझता हो कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। भारत के चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दिन भी संसद नहीं गए और गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। सबसे कम आयु और सबसे अधिक आयु में भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति क्रमशः राजीव गांधी और मोरारजी देसाई थे। भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति को आधार बनाकर आपातकाल लागू किया था। देखिए, भारत के पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर यानी डिप्टी पीएम उप प्रधानमंत्री ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और अब तक 7 लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी ये लोग भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनते वक्त राज्यसभा के सदस्य थे। देखिए, प्रधानमंत्री जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है तब तक अपने पद पर बना रहता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आपके लिए एक प्रश्न और है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? दोस्तों, महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदात्री ये भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है और ये भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी मतलब भारत का प्रथम विधि अधिकारी। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में शामिल होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। दोस्तों, राज्य सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होता है और देखिए, संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राज्यपाल जो है वो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। तो केंद्र में अटॉर्नी जनरल और राज्य में एडवोकेट जनरल जो है वो क्रमशः देश और राज्य का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है और दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। देखिए, महालेखा परीक्षक के कार्य क्या हैं? तो भारत सरकार के लेखों का लेखा जोखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपने का कार्य कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक
सेवारत रह सकता है, इनमें से जो भी पहले हो। दोस्तों, कैग को लोक निधि का रक्षक या अभिभावक भी कहा जाता है। इसको मतलब कैग को सरकारी धन का रक्षक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल सरकारी मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट सचिव होता है और ये मोस्ट सीनियर IAS होता है। अब आइए देखते हैं संसद यानी पार्लियामेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है और ये निर्धारण 2026 तक ऐसे ही बना रहेगा। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा में चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन को अब समाप्त करने से अब ये अधिकतम संख्या 550 हो गई है। दोस्तों, लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है, जिनमें 530 राज्यों के, 13 केंद्र शासित प्रदेशों के और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। दोस्तों, लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता है और इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 सत्र अवश्य ही बुलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 स्थान और राज्यसभा में 31 स्थान आवंटित हैं। लोकसभा का स्पीकर, इसका चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला हैं और लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। दोस्तों, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या प्रथम स्पीकर GV मावलंकर थे और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार थीं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसको विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये 6 वर्ष होता है और इनके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। देखिए, नरगिस दत्त भारत की प्रथम अभिनेत्री थीं जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। राज्यसभा के वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू हैं और वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। दोस्तों, भारत की संसद में कौन कौन शामिल हैं या भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो देखिए, भारतीय संसद दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संसद का निर्माण या गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। हालांकि संयुक्त बैठक बुलाने के लिए जो है राष्ट्रपति अधिकृत है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न लास्ट है इस वीडियो का कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी जो सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण खंड है, उससे संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आपके रिवीजन के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, ये वीडियो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, TGT PGT नागरिक शास्त्र, हायर एजुकेशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, UGC नेट राजनीति विज्ञान, दिल्ली अधीनस्थ सेवा प्रवक्ता और केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।